नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कैंची धाम दौरा, कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। उत्तराखंड में 65 स्थानों पर नए जन औषधि केंद्र स्थापित करेगी धामी सरकार, विशेष सत्र के दौरान सदन में हुई चर्चा। उत्तराखंड में पहाड़ी टोपी पर बीजेपी कांग्रेस सामने सामने, कांग्रेस के कई विधायक बिना टोपी के पहुंचे। उत्तराखंड के गोविंदपुर में 2 करोड़ से बनेगी 75 मीटर लंबी झील, पर्यटन और रोजगार को मिलेगा नया आयाम। उत्तराखंड में 6 महीने ट्रेनिंग का रचा इतिहास, 7 साल की आर्या बनी नंबर 1 मैराथन रनर। श्रीनगर में बैकुंठ चतुर्दशी मेला और विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ, सीएम धामी ने वर्चुअल किया उद्घाटन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधे आपको इस वक्त हम उत्तराखंड विधानसभा लेके चलते हैं, जहां पर विशेष सत्र चल रहा है। सीएम धामी अपनी बात रख रहे हैं। सोंगबात परियोजना, ये सोंगबात परियोजना जहां यहाँ की पेयजल की व्यवस्था को सुनिश्चित करेगी, आने वाले समय में जो आज तमाम पर्यावरण की दृष्टि से तमाम हमारी भूजल स्तर नीचे जा रहा है, उसको मेंटेन करने का काम करेगी। साथ ही में देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में अगले 50 सालों के लिए पेयजल का संकट खड़ा नहीं होगा, पेयजल की व्यवस्था बनी रहेगी। इस सोंगडांग परियोजना में भी उसका भी कार्य प्रारंभ हो गया है। हमारी सरकार ने बिजली उत्पादन से आम लोगों को जोड़ने के लिए, हरित ऊर्जा उत्पादन के लिए भी विशेष प्रयास किए हैं। आज पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी का लाभ लेकर बड़ी संख्या में प्रदेशवासी अपने घरों की छत पर सोलर प्लांट लगवाकर बिजली उत्पादन कर रहे हैं। और आप कभी इधर जाएंगे, उत्तरकाशी, पौड़ी और टेहरी का ये क्षेत्र, ऐसा लगेगा कि यहाँ पर जैसे तराई में कहाँ गए, जाति चले गए, तराई वाले सब चले गए लग रहा है। यार शहजाद जी, आपको छोड़, आप ही अकेले तराई के लिए काफ़ी हैं। भाई साहब तो खैर सब समझ रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ गन्ने की खेती होती है, वहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसा लगता है सोलर की खेती हो रही है। इस प्रकार का एक दृश्य दिखाई देता है, जो सच में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने में, पर्यावरण के संरक्षण में, ग्लोबल वार्मिंग में, तमाम जो आज हमारे सामने चुनौतियां हैं, उनके समाधान का भी एक मार्ग वहाँ दिखाई देता है। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि प्रदेश में पीएम सूर्यघर योजना के अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए यूपीसीएल को भी केंद्र सरकार के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। हमने सौर ऊर्जा द्वारा बिजली उत्पादन के क्षेत्र में न केवल एक रिकॉर्ड बनाया है, बल्कि सीएम सौर स्वरोजगार योजना से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में रेल, रोड, रोपवे एवं हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है। आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना द्वारा पहाड़ों तक रेल पहुंचाने का वर्षों पुराना हमारा सपना साकार होने जा रहा है। और इस रेल लाइन के बनने से न केवल राज्य के सुदूर क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी, बल्कि पहाड़ में विकास और समृद्धि के साथ रोजगार की संभावनाओं के नए द्वार भी खुलेंगे। इसके साथ ही आज केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में 11 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए भी कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा आज देहरादून से 2 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन भी किया जा रहा है और जल्दी ही रामनगर और काठगोदाम से भी नई वंदे भारत ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। बीते 11 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा राज्य में रेलवे नेटवर्क के विकास के लिए पहले की सरकारों की तुलना में 26 गुना अधिक बजट प्रदान किया गया है। यही नहीं, केंद्र सरकार ने टनकपुर से बागेश्वर तक रेल लाइन जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को भी मंजूरी प्रदान की है। शीघ्र ही 48,000 करोड़ रुपए की इस बृहत परियोजना पर भी कार्य प्रारंभ होने जा रहा है।
अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में रोड नेटवर्क को सुदृढ़ करने की दिशा में भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। चाहे चारधाम औलबदर सड़क परियोजना हो, दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड हो, नजीबाबाद अफजलगढ़ बाईपास हो, सितारगंज से टनकपुर का मोटर मार्ग हो, या फिर पोंटा साहब देहरादून या बनबसा व कंचनपुर नेपाल, भानियावाला व ऋषिकेश काठगोदाम लालकुआ हल्द्वानी बाईपास रुद्रपुर बाईपास हो, या सीमांत क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाएं हों। आज विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में कनेक्टिविटी को सशक्त बनाया जा रहा है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण हमें सड़कों के निर्माण और रखरखाव में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के लिए अब हम प्रोएक्टिव रूप से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में रोपवे विकास की दिशा में भी उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं। सिद्धपीठ सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे का संचालन शुरू किया जा चुका है। साथ ही पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत रानीबाग से नैनीताल, पंचकोटी से नई टहरी, खलियाटाप से मुंशियारी, हर की पौड़ी से चंडी देवी मंदिर, ऋषिकेश नीलकंठ महादेव तथा औली से गौरसो तक रोपवे परियोजनाओं की प्रक्रिया भी तीव्र गति से चल रही है, जो आने वाले समय में राज्य के पर्यटन विकास के साथ साथ कनेक्टिविटी को भी और बेहतर बनाने का काम करेंगे। केंद्र सरकार के सहयोग से गौरीकुंड से केदारनाथ धाम और गोविंद घाट से हेमकुंड साहब तक के रोपवे परियोजना का निर्माण कार्य भी शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है। जो एसओबी बननी थी वो भारत सरकार के साथ हमारी बन चुकी है। और जो केदारनाथ की यात्रा हो या हेमकुंड साहब की यात्रा हो, जो अत्यंत कठिन यात्रा होती है, जो एक अत्यंत कठिन और जो शारीरिक रूप से जो कमज़ोर होते हैं, उनके लिए यात्रा वृद्ध लोगों के लिए और कठिन होती है। जो कई दिनों की यात्रा होती है, वो यात्रा कुछ ही मिनटों में और कुछ ही घंटों में संपन्न हो जाएगी। मैं इसके लिए पूरे सदन की तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि ये दोनों ही स्थान ऐसे स्थान, केदारनाथ में पूरे देश दुनिया का सनातनी वहाँ दर्शन के लिए आते हैं, भगवान के धाम पहुँचते हैं। वहीं जो हेमकुंड साहब है वो हमारे सिखों का बहुत बड़ा स्थल है, जहाँ बड़ी संख्या में सिख भाई बड़ी दूर दूर से कठिन परिस्थितियों में वहाँ दर्शन और पूजन के लिए वहाँ आते हैं, दरबार साहब में पहुँचते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। ये सभी परियोजनाएं देवभूमि के मंदिरों को दर्शन आने वाले सभी तीर्थयात्रियों के लिए, जितनी भी योजनाओं का मैंने नाम बताया, अत्यंत सहायक सिद्ध होने वाली हैं। अध्यक्ष महोदय, आज भाजपा की डबल इंजन की सरकार द्वारा उड़ान योजना के अंतर्गत प्रदेश में 18 हेलीपोर्ट्स विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें से अब तक 12 हेलीपोर्ट्स पर हवाई सेवाएं सफलतापूर्वक प्रारंभ की जा चुकी हैं। इन हेली सेवाओं से अब तक गौचर, श्रीनगर, चिन्यालीसौड़, हल्द्वानी, मुंशियारी, पिथौरागढ़, पंतनगर, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सफलतापूर्वक जोड़ा जा चुका है। आज राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हेली सेवाएं प्रारंभ होने से जहां एक और आम जनता को लाभ हुआ है, वहीं प्राकृतिक आपदा के समय इन हेली सेवाओं और हेलीपोर्टों का प्रयोग हमारे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवानों के द्वारा भी होता है। अभी मैं कुछ ही एक सप्ताह पहले मुंशियारी गया था, तो मुझे एक क्षेत्र पंचायत का सदस्य वहाँ पर मिला था, जिसको अचानक कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, शायद सीने में या दिल में कुछ प्रॉब्लम आई थी। तो वो वहाँ हीरा टी स्टॉल पर जब मैं सवेरे बैठा था तो मेरे सामने आया था, शायद हरीश जी आप जानते होंगे। हाँ, उसने कहा कि यह हेली सेवा प्रारंभ होने से मेरी जान बच गई। क्षेत्र पंचायत सदस्य है। तो ऐसे जो छोटा है उस पर विस्तार करेंगे हम लोग। सभी स्थानों को जोड़ने पर प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ठीक है। है थोड़ा ही हो जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार प्रदेश में राज्य
में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं उनके सुदृढ़ीकरण के लिए भी निरंतर प्रयास कर रही है। एक और राज्य के प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में कार्य हो रहा है। वहीं देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी विभाग स्थापित करने के साथ ही हल्द्वानी में राज्य के प्रथम आधुनिक कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी हम करा रहे हैं। इसके साथ दोनों ही स्थानों पर प्राइवेट पार्टनरों के साथ जो अपनी सेवाएं यहाँ देना चाहते हैं, उनके साथ हम हल्द्वानी सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज और देहरादून के मेडिकल कॉलेज में रैन बसेरे का भी निर्माण करवा रहे हैं, जिन पर बहुत सस्ती दरों में, बहुत ही नॉमिनल जो शुल्क होता है, उस शुल्क के आधार पर आने वाले तीमारदारों को भी रुकने और उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी। इसके साथ ही हमने राज्य में टेलीमेडिसिन सेवाओं के माध्यम से दूरदराज के गांवों में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा परामर्श सुविधा प्रदान करने के साथ साथ आपातकालीन सेवाओं में गंभीर मरीजों को त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए हेली एम्बुलेंस सेवा भी प्रारंभ की है। यही नहीं, राज्य में निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों को निःशुल्क सुविधा भी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा उधम सिंह नगर जिले में एम्स के सैटेलाइट सेंटर का निर्माण कार्य भी अंतिम चरण में है और उसके पूरा हो जाने के बाद हमारे आसपास के क्षेत्रों में एक बड़ी सुविधा वहाँ पर एम्स की प्राप्त हो सकेगी। पर मैं जानता हूँ और मानता भी हूँ कि अभी हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अधिक काम करने की आवश्यकता है और हम इस चुनौती को सामना करने के लिए भी संकल्पित हैं। ये हमारा संकल्प है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने राज्य में स्कूली शिक्षा को लेकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दोनों में ही गुणात्मक सुधार लाने के लिए राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है। हमने एक और जहां अपने शिक्षण संस्थानों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं। हमने 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित करने के साथ ही 13 जनपदों के 1300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं भी प्रारंभ की हैं। इसके साथ ही हम उच्च शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसे पाठ्यक्रमों को भी जोड़ रहे हैं। हमने इंटर्नशिप और इंडस्ट्री लिंक कोर्सेज को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न उद्योगों और कॉरपोरेट संस्थानों के साथ MOU भी किए हैं। हम राज्य में मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज को बढ़ावा देने पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं, जिससे छात्रों को विभिन्न विषयों पर एक साथ अध्ययन करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। इतना ही नहीं, हमने इस वर्ष दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना की है, जहां हिंदू सभ्यता, हिंदू दर्शन, इतिहास और सिद्धांतों पर गहन अध्ययन और शोध कार्य किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य गठन के पश्चात हमारे समक्ष ऐसी बहुत सी समस्याएं थी जिनका यदि समय पर समाधान हो जाता तो आज उत्तराखंड की स्थिति और अधिक मजबूत होती। इसलिए हमने सरकार में आने के बाद उसके साथ साथ जन आकांक्षाओं की अनुरूप उन समस्याओं के समाधान की दिशा में भी कार्य प्रारंभ करना शुरू किया है। मुख्य सेवक का दायित्व संभालने के पश्चात मैंने देखा हमारे राज्य के युवाओं को नकल माफियाओं के कारण दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ता है। इसलिए मैंने जिस दिन मुख्य सेवक के रूप में 4 जुलाई 2021 को इस दायित्व पर काम करना प्रारंभ किया था, उसी दिन मैंने संकल्प लिया था कि राज्य के जितने भी पद रिक्त हैं उन रिक्त एक एक पदों को भरा जाएगा, ये मेरा संकल्प है। और उस समय लगभग 22,000 से अधिक पद रिक्त थे, उन पर हमने नियुक्तियां प्रारंभ शुरू कर दी थी। और तभी से जब से ये नियुक्तियां, विज्ञप्तियां निकलना प्रारंभ हुई, परीक्षाएं आयोजित होने लगी, तो वर्षों से उत्तराखंड में दीमक की तरह खाने वाला नकल माफिया फिर से सक्रिय हो गया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सम्मानित सदन को बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल कानून लाकर हमने नकल माफिया की रीढ़ तोड़ने का काम किया है। इसी का परिणाम है कि पिछले 4.5 वर्षों में
हम रिकॉर्ड 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करने में सफल रहे हैं। परंतु मुझे ये कहना पड़ रहा है कि कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है कि आज हमारे युवा पारदर्शी तरीके से व्यवस्था के तहत और मेरिट के आधार पर, योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के आधार पर उनको नौकरियां मिल रही हैं और नौकरियों के अवसर पा रहे हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, पिछले दिनों एक हरिद्वार के एक सेंटर पर एक व्यक्ति के द्वारा नकल का प्रकरण सामने आया था। तो रजत जयंती पर विशेष सत्र पर मुख्यमंत्री धामी अपनी बात रख रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम जल्द हाजिर होंगे और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देहरादून से खबर, बढ़ाई गई विशेष सत्र की अवधि 1 दिन अधिक चलेगा। विधानसभा का विशेष सत्र 2 दिन के लिए आहूत किया गया था। विशेष सत्र अब बुधवार को तीसरे दिन जारी रहेगा विशेष सत्र और संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने ये जानकारी दी है। बुधवार को जारी रहेगी राज्य के विकास संबंधी चर्चा। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तीसरे दिन जारी रहेगा विशेष सत्र। संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने इसकी जानकारी दी है। राज्य के विकास संबंधी चर्चा जो है वो जारी रहेगी, जिसको लेकर अब जो विशेष सत्र है उसकी जो अवधि है उसे 1 दिन ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और खबर गदरपुर से, जहां दिनेशपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी को लेकर कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर धामी सरकार का पुतला दहन कर तहसील प्रशासन को सरकार के नाम ज्ञापन दिया। प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य केंद्र और उच्चीकरण और खाली पड़े डॉक्टर के पदों को तुरंत भरने की मांग की है। लोगों ने बढ़िया आज हमारे सभी साथी और लोग यहाँ उपस्थित होकर एक अच्छी लड़ाई हम लोग लड़े और यदि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम इस आंदोलन को आगे तक ले जाएंगे। आज यहाँ बैठे हैं, कल सीएमओ साहब के दरवाजे में बैठेंगे। डॉक्टर उस दिन तो डॉक्टर मिला नहीं, वो पर्ची बना के दिया, पर्ची बना के वो करा मेडिकल से ले लो। यहाँ दवाई भी नहीं है। समस्या ये है कि यहाँ जो पर्ची बनता है वो मेडिकल से ही दवाई मिलती है। ये अस्पताल में दवाई का कोई व्यवस्था ही नहीं है। पहले तो आज हम ये पूर्व विधायक हमारे प्रेमानंद महाजन जी के आह्वान पर और उनके नेतृत्व पर दिनेशपुर सरकारी हॉस्पिटल के आगे धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। सिर्फ सरकार को चेताने का उद्देश्य है आज, क्योंकि यहाँ पर आज तक स्थायी रूप से डॉक्टर की नियुक्ति नहीं है। वही हाल हमारे गुलरपुर क्षेत्र का, वही हाल हमारे गदरपुर स्वास्थ्य केंद्र का है। दिनेशपुर का जो अस्पताल है उसके जर्जर हालत है और हम इसकी उच्चीकरण की मांग हम बहुत पहले भी कर चुके हैं 2023 में भी, लेकिन सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं है। आज बहुत अच्छी बात है कि हम सब मिलकर ऑपोजिशन के सारे लोग मिलकर इस अस्पताल की उच्चीकरण की मांग कर रहे हैं। और खबर उत्तरकाशी से, जहां देवभूमि उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा के प्रथम धाम यमुनोत्री धाम के निकट राना चट्टी में खुली शराब के दुकान विरोध में लगातार गांव की महिलाएं और क्षेत्रवासियों द्वारा लगातार ठेके को बंद करने के लिए आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि स्थानीय लोगों से भावनाओं की उपेक्षा की गई। प्रत्येक साल लाखों श्रद्धालु यमुनोत्री धाम के दर्शन करने आते हैं, जो कि उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्षेत्रवासियों द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शराब का ठेका बंद नहीं किया गया है। खबर लक्सर से, जहां लक्सर तहसील मुख्यालय पर आयोजित तहसील दिवस में सीडीओ ललित नारायण मिश्रा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।
तहसील दिवस में 78 शिकायतें आई, जिनमें से 41 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। और सीडीओ ललित नारायण मिश्र ने बताया कि ज़्यादातर शिकायतें भूमि पैमाइश और चकबंदी विभाग से संबंधित आई हैं। इसके अलावा बिजली संबंधित और झोला छाप डॉक्टर से संबंधित भी कई शिकायतें तहसील दिवस पर आई हैं और शेष शिकायतों को संबंधित विभागों के अधिकारियों के जांच कर समय पर निस्तारित करने का आदेश दिया गया है। प्रशासन ने पैमाश कर दी थी, लेकिन जो भूमि है वो 4.5 बीघे है। वहाँ जो नोटिस दिए गए, ये नोटिस है ना 1.5 बीघे नोटिस दिए गए, लेकिन ये सरकारी भूमि है, मेरे घर की भूमि तो है नहीं। प्रशासन इसमें लापरवाही कर रहा है। तो आज मैं तहसील दिवस था, डीएम साहब एडीएम साहब आए, मैंने उन्हें आज इसमें प्रार्थना पत्र दिया तथ्यों के साथ। हाई कोर्ट के आदेश की बिल्कुल धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ कोई उससे बड़ा न्यायालय है नहीं, लेकिन ये प्रशासन नहीं मानने को तैयार है। आज तहसील दिवस में 78 मामले पंजीकृत हुए थे, जिसमें 41 का निस्तारण मौके पे ही किया गया है। बाकी के लिए कुछ जहाँ पे जांच की आवश्यकता है या पैमाइश की आवश्यकता है तो उसको मार्क किया गया है। और शिकायतों के संदर्भ में जो ज़्यादातर शिकायतें आई हैं वो अतिक्रमण के संबंध में शिकायतें आई हुई हैं, पैमाइश के संबंध में शिकायतें हैं, कुछ चकबंदी को लेकर के है। अक्सर से जहां बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर हरिद्वार में हर वर्ष होने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने भी व्यापक तैयारियां की। इसके लिए मंगलवार बुधवार को हरिद्वार दिल्ली के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। साथ ही बालावाली स्टेशन पर 3 एक्सप्रेस ट्रेनों के स्टॉपेज का समय भी 2-2 मिनट बढ़ाया गया, ताकि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और कार्तिक पूर्णिमा पर हर साल लाखों श्रद्धालु हरिद्वार में गंगा स्नान करने आते हैं। उनकी सुविधा के लिए रेलवे हरिद्वार दिल्ली की विशेष ट्रेन चला रहा है। और मुरादाबाद मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने बताया कि 4 और 5 नवंबर की रात 9:30 बजे ये ट्रेनें दिल्ली से चलेंगी। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र चल रहा है। राज्य के 25 साल का लेखा जोखा, अगले 25 वर्षों की कार्ययोजना पर चर्चा हो रही है। सत्र के दूसरे दिन सदन में स्थायी राजधानी गैरसैंण का मुद्दा भी उठा। सदन में चर्चा के दौरान खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने कहा कि जब 25 साल में राज्य को स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई तो अगले 25 वर्ष का रोडमैप कैसे बनेगा, ये बात उठाई। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, और आगे देखिए मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।